जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वो कभी मेरी तरफ और कभी परिचय की तरफ देखने लगी। इतने में परिचय की उम्मी वार्ड में दाखिल हो गई। सलाम दुआ के बाद उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, शुक्रिया इमरान पातर, तुम इसे यहाँ ले आए। उन्होंने परिचय की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मेरी बेटी अब ठीक है ना? मैंने जवाब दिया, जी अब पहले से बेहतर है। बस सूजन की वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए डॉक्टरों ने कुछ देर के लिए दाखिल कर लिया है। शाम ढल रही थी और रात होने वाली थी। मैं और परिचय की उम्मी कुछ देर बातें करते रहे। फिर मैंने कहा, मासी मैं अब घर जा रहा हूँ, आप यहीं रुक जाएं। अब वो बोले, ठीक है बेटा। मैं वार्ड से निकलने ही वाला था कि मासी बल्किस ने आवाज़ दी, बेटा ज़रा रुको, एक बात सुनो। मैं रुक गया तो वो बोले, सुबह ज़रूर आना क्योंकि कामरान अपने वालिद को अकेला छोड़ कर नहीं आ सकेगा। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें खाला, मैं सुबह आ जाऊंगा और नाश्ता भी ले आऊंगा। उन्होंने सर हिलाया और अफसुर्दा लहजे में बोले, बेटा ईद के दिनों में भी मेरी बच्ची बिस्तर पर पड़ी है। मैंने तसल्ली दी और फिर वहां से निकल आया। बाहर ट्रैफिक काफ़ी थी। इसी दौरान मैंने देखा कि एक निकाब पोश लड़की अस्पताल के गेट के पास खड़ी थी, शायद किसी सवारी का इंतज़ार कर रही थी। जब मैं मोटरसाइकिल के पास पहुंचा तो वो मेरी तरफ आई और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, ओ मैं घर जा रहा हूँ। वो बोली, इस लड़की को अकेला छोड़ दिया? मैंने कहा, ओ नहीं, इसकी उम्मीद आ गई है, मैं सुबह दोबारा आऊँगा। फिर वो मुस्करा कर बोली, अगर बुरा ना माने तो मुझे रास्ते में छोड़ दें। मैं पहले तो हिचकिचाया मगर फिर मान गया। वो पीछे बैठ गई और हम अस्पताल से निकलकर शहर की सड़कों पर आ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर इसने पूछा, ओ वैसे आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम इमरान है। वो बोली, अच्छा नाम है। रास्ते में वो आम बातें करती रही मगर मुझे हैरत थी कि वो कौन है और कहाँ जाना चाहती है। आखिर इसने कहा, जिना कॉलोनी की तरफ चली। मैंने मोटरसाइकिल इस तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद हम एक 2 मंजिला मकान के सामने रुके। इसने दरवाज़ा खिलवाया और हम अंदर चले गए। अंदर एक और लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने मोटरसाइकिल पार्क की और ऊपर कमरे में चला गया। कमरा साफ सुथरा था, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थीं और एक तरफ सोफ़ा रखा था। मैं अभी बैठा ही था कि वो लड़की वापस आई और बोली, वो अब बैठे, मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैंने पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? वो मुस्कुराई, फिर अपना निकाब हटाया और बोली, वो पहचाना नहीं? मैं निर्जन हूँ। मैं हैरान रह गया और बोला, वो तो तुम निर्जन हो। वो हंस कर बोली, जी हाँ मैं ही निर्जन शर्मा हूँ। फिर इसने बताया, ये मेरा घर है, मैं यहाँ अपनी बहन के साथ रहती हूँ। मेरे शौहर कराची में काम करते हैं और मेरा भाई भी वही है। अब मुझे समझ आ चुकी थी कि वो कौन है और पिछले 1 घंटे की सारी उलझन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। निर्जन की बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया, मगर फिर भी ज़हन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। कमरे में हल्की सी खामोशी थी और बाहर से आने वाली गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। निर्जन ने सोफे के सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, बस कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं चल रहे, इसीलिए ज़हन उलझा हुआ है। वो संजीदगी से मेरी बात सुनती रही, फिर बोली, ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते रहते हैं मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसी दौरान इसकी बहन कमरे में आई और एक ट्रे मेज़ पर रख दी। इसमें पानी और कुछ बिस्कुट थे। इसने मुस्करा कर सलाम किया और वापस चली गई। माहौल पहले की निस्बत काफ़ी पुरसुकून हो चुका था। मैंने दीवार पर लगी पेंटिंग को दोबारा गौर से देखा।
सब्ज खेतों और छोटे घरों का मंजर किसी गांव की याद दिला रहा था। मैंने पूछा, ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, कहाँ से ली? रजन ने जवाब दिया, ये मैंने खुद बनाई है। जब भी वक्त मिलता है पेंटिंग करती हूँ। इससे दिल को सुकून मिलता है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई। मैंने कहा, वाकई तुम्हारी पसंद अच्छी है। कुछ देर हम आम बातें करते रहे। फिर अचानक मुझे वक्त का ख्याल आया। मैंने मोबाइल निकाला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने उठते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। रजन भी खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, मगर जाते हुए रास्ते का ख्याल रखना। और हाँ, सुबह अस्पताल जाना ना भूलना। मैंने सर हिलाया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे पहुंचकर दरवाजे के पास रुका तो इसकी बहन ने दोबारा मुस्करा कर खुदा हाफिज कहा। मैं बाहर निकला तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और सड़कें निस्बतन सुनसान थीं। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता गिल्ली से बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी जिससे दिन भर की थकन कुछ कम महसूस होने लगी। सड़क पर चलते हुए मैं सारा वाकया सोचता रहा। आज का दिन अजीब वाकयात से भरा हुआ था और हर वाकया एक नई उलझन छोड़ गया था। कुछ देर बाद मैं मरकजी सड़क पर पहुंच गया। दुकानें बंद हो रही थीं और लोग अपने घरों को जा रहे थे। शहर का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर खामोशी थी। सब लोग शायद सो चुके थे। मैंने आहिस्ता से मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और अपने कमरे में चला गया। कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटा तो थकन फौरन महसूस होने लगी, मगर नींद आने से पहले कई ख्यालात ज़हन में आते रहे। मुझे सुबह अस्पताल जाना था, नाश्ता भी लेकर जाना था और ये भी देखना था कि परिशय की तबीयत अब कैसी है। उन सब बातों को सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जब आँख खिली तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं जल्दी से उठा और तैयार होने लगा। वक्त कम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता पैक किया और बाहर निकल आया। सड़क पर सुबह का रश शुरू हो चुका था। स्कूल जाने वाले बच्चे, काम पर जाने वाले लोग और खुलती हुई दुकानें। हर तरफ एक नई शुरुआत का मंजर था। मैं मोटरसाइकिल चलाता हुआ अस्पताल की तरफ जा रहा था और दिल में यही दुआ थी कि आज सब खैरियत से हो। मुझे महसूस हो रहा था कि आने वाला दिन भी शायद कोई नया मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी खामोशी से नई कहानी शुरू कर देती है। मैं अस्पताल के करीब पहुंचा तो सुबह की हलचल अपने उरूज पर थी। गेट के बाहर चाय वालों और अखबार फरोशों की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैंने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और हाथ में नाश्ता उठाकर अंदर की तरफ चल पड़ा। राहदारी में सफ़ेद कपड़ों में मलबूस अमला तेज़ी से इधर अलिफादेर जा रहा था और हर तरफ दवाओं की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। मैं वार्ड के दरवाजे तक पहुंचा तो अंदर झांक कर देखा। परिशय बिस्तर पर नीम दराज थी और उसकी उम्मी कुर्सी पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्करा कर सलाम किया। मैंने आगे बढ़कर नाश्ता मेज़ पर रखा और खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने बताया कि रात पहले से बेहतर गुजरी और अब तबीयत कुछ संभल रही है। मैंने परिशय से हाल पूछा तो इसने आहिस्ता से सर हिलाकर जवाब दिया कि अब सांस लेने में पहले जैसी तकलीफ नहीं रही। इसकी आवाज़ कमज़ोर ज़रूर थी मगर चेहरे पर इत्मीनान नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर भी वार्ड में आए और मरीज़ों का मुआयना करने लगे। जब वो परिशय के पास पहुँचे तो उन्होंने फ़ाइल देखी और चंद सवाल किए। फिर इत्मीनान का इजहार करते हुए बोले कि अगर हालत इसी तरह बेहतर रही तो जल्द घर जाने की इजाज़त मिल सकती है। ये सुनकर हम सब के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर के जाने के बाद मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया।
बाहर सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। लोग आ जा रहे थे और एम्बुलेंस की आवाज़ कभी कभार फिज़ा में गूंज उठती थी। मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है, कभी परेशानी और कभी सुकून। इतने में कामरान का फ़ोन आया। इसने खैरियत पूछी और बताया कि वो अभी मसरूफ़ है मगर जल्द आने की कोशिश करेगा। मैंने इसे तसल्ली दी कि यहाँ सब बेहतर है और फ़िक्र की कोई बात नहीं। कुछ देर बाद मैंने इजाज़त चाही क्योंकि मुझे और भी काम निपटाने थे। परिचय की उम्मी ने दुआ दी और कहा कि शाम को दोबारा आ जाना। मैंने वदा किया और वार्ड से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने गहरी सांस ली। सुबह की ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो अजीब सी ताज़गी महसूस हुई। मैं मोटरसाइकिल के पास पहुंचा ही था कि अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे कोई दौर से मुझे देख रहा हो। मैंने इधर अलिफादेर नज़र दौड़ाई मगर रश में कोई पहचाना चेहरा दिखाई ना दिया। मैंने कंधे उचकाए और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। सड़क पर आते ही शहर की मसरूफियत दोबारा सामने आ गई। गाड़ियां, रिक्शे और लोगों का हुजूम, सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवान थे। रास्ते में एक जगह मैंने चाय लेने के लिए मोटरसाइकिल रोक दी। छोटे से होटल पर चंद लोग पहले ही बैठे थे और ख़बरों पर बहस कर रहे थे। मैं एक तरफ खड़ा होकर चाय पीने लगा और ज़हन में आने वाले दिन के बारे में सोचने लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दिन अभी और क्या क्या रंग दिखाने वाला है, मगर इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि हालात आहिस्ता आहिस्ता किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने चाय ख़त्म की, पैसे अदा किए और दोबारा अपनी राह पर चल पड़ा, इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। मैं शहर की भीड़ से निकलकर एक पुरसुकून गली में दाखिल हुआ, जहाँ सुबह की रोशनी ने सब्ज़ पौधों और छोटे दरख्तों पर रोशनी बखेर दी थी। हवा में खुशबू थी और परिंदे अपनी मधुर आवाज़ों के साथ चहचहा रहे थे। मैंने मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाई ताकि सब कुछ गौर से देख सकूं। रास्ते में एक पुराना मस्जिद का मीनार दिखाई दिया जिस पर सुनहरी रंग की टोपियां चमक रही थी। मैंने सोचा कि कभी कभार जिंदगी में ये छोटे लम्हे भी सुकून बख्शते हैं। गिल्ली के किनारे बच्चे खेल रहे थे और उनके खेल की आवाज़ें सुनकर दिल खुश हो गया। कुछ ही देर बाद मैं अपने मोहल्ले के करीब पहुंच गया। लोग दुकानें खोल रहे थे, मोटरसाइकिलें और रिक्शे गुजर रहे थे और सबकी मसरूफियात की रफ्तार एक दूसरे में घुल रही थी। मैंने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचकर मैंने देखा कि वालिदा बावर्ची खाने में मसरूफ़ थीं और भाई थोड़ा सा गुस्से के साथ अखबार पढ़ रहा था। मैंने सलाम किया और हाथ धोकर बावर्ची खाने में गया। वालिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अभी नाश्ता खाओ फिर बताओ अस्पताल कैसा रहा। मैंने चाय और नाश्ता खाया और उन्हें तमाम हालात बताए। वालिदा ने तसल्ली दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा, प्रीशा भी अब बेहतर है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं कमरे में आया और खिड़की से बाहर देखा। सूरज पूरी तरह ऊपर आ चुका था और शहर की गलियां रोशनी से भर गई थीं। मैंने दिल में सोचा कि आज का दिन शायद कुछ नया मौका और सबक लेकर आएगा। इतने में मोबाइल की वाइब्रेशन हुई। पैगाम देखकर मालूम हुआ कि रजन ने मुझे बताया कि वो बाद में मुलाकात करना चाहती है। मैंने मुस्कराकर जवाब दिया कि ठीक है, शाम को आ जाएंगी। मैंने खुद से कहा, जिंदगी वाकई कभी सुकून और कभी उलझन लेकर आती है। बस अहम यह है कि हौसला न छोड़ें और हर लम्हे को समझकर आगे बढ़ें। मैंने गहरी सांस ली, कमरे में बैठा और आने वाले दिन के लिए मंसूबे बनाने लगा। आज की सुबह ने मुझे ये सबक दिया कि मुश्किल हालात भी वक्ती हैं और हर तारीकी के बाद रोशनी ज़रूर आती है।